हेलो। आवाज आ रही है सभी को? तो लास्ट लेक्चर में हमने तुम्हें लुईस डॉट स्ट्रक्चर और ऑक्टेट रूल वगैरह के बारे में बताया था। तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्टेट रूल वगैरह बताया। नाउ उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे अभी। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, तो लास्ट लेक्चर में जो हमने ऑक्टेट रूल वगैरह बनाया था, तो उसके बाद हमने बताया था कि या तो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे या फिर ट्रांसफर होंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड भी आ सकता है, आयनिक बॉन्ड वगैरह भी आ सकता है। तो टाइप ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं वो देख लेते हैं। तो एक होता है आपके पास आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक बॉन्ड। और इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं और इलेक्ट्रोवैलेंट भी बोलते हैं। सेकंड जो है वो है अपने पास कोवेलेंट बॉन्ड।
एंड थर्ड टाइप का जो बॉन्ड होता है ये होता है मेटल बॉन्ड। ओके, तो जो आयनिक बॉन्ड है ये किसके बीच में बनता है? तो ये बनता है हमारे पास एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और एक लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, हम पहले बात करें किस टाइप के एलिमेंट में बन सकता है। तो इट इज फॉर्म बिटवीन ए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब मेटल, सॉरी नॉन मेटल, एंड बिटवीन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, या बिटवीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होगा? मेटल। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड जो है जनरली किसके बीच में बनता है? मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड जो है ये जनरली नॉन मेटल्स के बीच में ही बनता है। ठीक है, तो ये बनता है फॉर्म बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब बिटवीन नॉन मेटल। ठीक है, जनरली मतलब नॉन मेटल्स के बीच में ये बनता है। और मेटालिक बॉन्ड जो है ये सेम मेटल्स के एटम के बीच में बनता है। ये हम बोल सकते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में बनता है। ठीक है, तो फॉर्म बिटवीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मतलब नॉन मेटालिक बॉन्ड। ओके, तो ये हमारे पास है। मेटालिक बॉन्ड मेटल्स में बनता है। मेटालिक बॉन्ड डक्स जो है वो मेटल्स में बनता है। सिद्धार्थ, मेटालिक बॉन्ड जो है वो दो आइडेंटिकल मेटल के बीच में भी हो सकता है या डिफरेंट के बीच में भी हो सकता है। जैसे एलॉयज की बात करते हैं तो एलॉयज में जो बॉन्ड होता है दो डिफरेंट मेटल्स के एटम के बीच में होता है ना। ओके, एलॉय के केस में क्या होता है? दो डिफरेंट मेटल्स के एटम होते हैं, उनके बीच में बॉन्ड होता है। और बाकी अगर हमारे पास जैसे सोडियम का ही कोई मेटल पड़ा है तो सोडियम के मेटल में क्या है? बहुत सारे सोडियम के एटम्स हैं। ओके, तो बहुत सारे सोडियम के एटम्स में बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? मेटालिक बॉन्ड होगा। ओके, आपस में सोडियम के मेटल, सॉरी सोडियम के एटम्स जो है किस बॉन्ड के थ्रू अटैच है? वो मेटालिक बॉन्ड के थ्रू अटैच है। अक्सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ही है। जो तुम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल रहे हो ना, इट इज टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ओके, लिखो फिर आगे चलते हैं। ड्रग्स वही मैं बता रहा हूं, हमारे पास कोई भी सोडियम का, तुम जैसे बोल रहे हो सोडियम का ब्लॉक है। हाँ तो यार डक्ट ऐसा नहीं है कि एक ही सोडियम का हुआ है, वही तो तुम नहीं समझ। हमारे पास Na2 थोड़ी बन रहा है। Na में Na ऐसे Na अटैच है। तो ये एक और Na और दूसरे Na के बीच में कैसा बॉन्ड है? मेटालिक बॉन्ड है। ओके, एक Na और दूसरे Na के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है? मेटालिक बॉन्ड है। आगे तुम सॉलिड स्टेट चैप्टर में और डिटेल से पढ़ोगे। यहाँ पर एक Na के अराउंड कितने Na होते हैं वो तुम सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ोगे। हम तो यहाँ पर जस्ट क्या है कि एक Na के अराउंड एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया।
बट एक्चुअली इतने बॉन्ड नहीं होते, कुछ अलग बॉन्ड होते हैं। नो नो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वगैरह का नहीं है। इलेक्ट्रॉन अगर शेयर होते तो कोवेलेंट बॉन्ड होता। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यस, सॉलिड स्टेट में इसके बारे में तुम पढ़ोगे। वेदांत, इंडिविजुअली तो हमारे पास कोई एटम एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता ना यार। इंडिविजुअली कोई एटम एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, वो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना के ही एग्जिस्ट करता है, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो है वो इंडिविजुअली हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई एटम हमारे पास, मतलब किसी एलिमेंट का एटम इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता ही नहीं है। कोई ना कोई बॉन्ड वो बनाता ही है। वंडरवॉल फोर्स जो है या वंडरवॉल बॉन्ड जो है वो नोबल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। यस सिद्धार्थ। यहाँ पर दो मेटल के एटम जो है ना, मेटल के एटम के बीच में फोर्स होता है। वो फोर्स जो है एक दूसरे को क्या करता है, बाइंड करके रखता है, जोड़ के रखता है। ओके, तो जो फोर्स है वही हमारे पास क्या है, मेटालिक बॉन्ड है। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली जो आउटर मोस्ट सेल होती है ना, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही होती है, ऐसा होता है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वगैरह नहीं है, बट आउटर मोस्ट सेल जो है ना, एक मेटल के एटम की दूसरे मेटल के एटम के साथ ओवरलैप वगैरह कर रही होती है। तो ये बहुत टाइटली पैक होते हैं। वंडरवॉल तो यार यस कोवेलेंट में ही होता है ना। वंडरवॉल, जैसे हमने वंडरवॉल रेडियस के टाइम भी बताया था कि वंडरवॉल फोर्स दो जगह हो सकता है। एक तो नोबल गैस के बीच में हो सकता है, जैसे हीलियम गैस और हीलियम गैस के बीच में वंडरवॉल फोर्स हो गया। इसके अलावा दो गैस मॉलिक्यूल के बीच में भी वंडरवॉल फोर्स हो सकता है, जैसे HCl गैस का एक मॉलिक्यूल है और HCl गैस का दूसरा मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इनके बीच में भी वंडरवॉल फोर्स हो सकता है। ओके, तो वंडरवॉल फोर्स जो है ये तो अलग टाइप का बॉन्ड हो गया। बस HCl और HCl के बीच में भी वंडरवॉल फोर्स होगा। नोबल गैस मॉलिक्यूल के बीच में भी वंडरवॉल फोर्स होता है और दो गैस मॉलिक्यूल के बीच में भी वंडरवॉल फोर्स होता है। बोलो क्या बोल रहे हो? Sir, no, sir. I'm asking between H and Cl, what force will be there? Like ionic bond में electrostatic force होता है, covalent में van der Waal होता था ना? नहीं नहीं, कोवलेंट बॉन्ड में वंडरवॉल फोर्स थोड़ी, वो तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वंडरवॉल फोर्स जो है वो बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स होता है। ओके, बिटवीन टू मॉलिक्यूल हमारे पास ये होता है। वंडरवॉल फोर्स जो है वो बिटवीन टू मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल मतलब H और Cl के बीच में जब यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड है। Sir, so what is holding the atoms together? Like in ionic bond, electrostatic force के वजह से they are close by, no? तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ना यार, उस इलेक्ट्रॉन के शेयर होने की वजह से वो एक दूसरे से हेल्ड किए हुए हैं। yes sir, तो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव हर कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा जरूरी नहीं है ना।
वो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तभी वो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है। यस सर, यस। जैसे जैसे अगर तुम बात करोगे Cl2 की, तो Cl2 के केस में भी तो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, जैसे Cl2 में एक Cl एटम यस और सर, दूसरा यस, Cl, यस, तो यहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज थोड़ी आ रहा है उनके बीच में। समझ यस, आया? यस, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, यस। हाँ, तो यहाँ पर ये वो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आया है। ओके, ओके सर। अब लिख लिया सभी ने? तो आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की, कि वो आयनिक बॉन्ड जो है वो कैसे बन रहा है और उससे क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो आयनिक बॉन्ड, ये फिर इसका हमने बताया था दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, जो आयनिक बॉन्ड बनता है ना, उस आयनिक बॉन्ड के थ्रू एक्चुअली जो कंपाउंड फॉर्म होता है, आयनिक बॉन्ड के थ्रू जो कंपाउंड फॉर्म होता है ना, ये सॉलिड होता है। ओके, तो आयनिक बॉन्ड जो है वो क्या होता है, फॉर्म सॉलिड, या फिर लिख सकता है क्रिस्टल। ओके, तो आयनिक बॉन्ड में सॉलिड बनता है, हम बोल सकते हैं क्रिस्टल बनता है। तो ये क्या है, तो आयनिक बॉन्ड जो है इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स of attraction which holds the oppositely charged cation and anion in a molecule and it is formed by transfer of electrons from less electronegative element to more electronegative element. Less electronegative element to more electronegative element. मतलब मेटल टू नॉन मेटल। ठीक है, दैट इज मेटल टू नॉन मेटल। ओके, तो लिखो ये, फिर आगे चलते हैं। Vedant sir, if we provide enough heat to AMN क्या to an ionic bond, will it liquefy or dissociate before liquefy? वेदांत, एक्चुअली ये डिपेंड करता है अलग अलग टाइप के सॉल्ट में, है ना। कुछ सॉल्ट जो है वो मे बी मेल्ट हो सकते हैं, तो हर सॉल्ट का मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। ओके, तो सॉल्ट का मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, इसका मतलब सॉल्ट ऑब्वियसली लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं ना।
एक्चुअली वेदांत क्या है कि अपने पास जो ये है ना सॉल्ट जो है ये आयनिक फॉर्म में, मतलब जब एक दूसरे से अटैच है तो आयनिक फॉर्म में ही अटैच है, ठीक है, बट वो आयन्स एक दूसरे से क्या है हेल्ड किए हुए, ओके, आयन्स जो है एक दूसरे से अट्रैक्शन के थ्रू बंधे हुए हैं, ऐसा है, तो वही आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। कोई भी जैसे NaCl हमारे पास है तो उस NaCl में ऐसा है कि Na पॉजिटिव भी है और Cl नेगेटिव भी ऑलरेडी, तो जब तुम उसको हीट करोगे ना तो ऑब्वियसली वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, ओके। लेकिन तुम जो बोल रहे हो तुम एक अलग चीज बोल रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो सर वो आयंस में कन्वर्ट होंगे क्या, तो बिल्कुल आयंस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, तो वो जो है वो एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो लैटिस एनर्जी वाला, उसकी भी हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है, वो एक अलग चीज है। और एक चीज ये है कि उनका जो सॉल्यूशन है एक्वा सॉल्यूशन वो आयन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट हो गए। यस दक्ष, ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्ड में अभी तो जो तुम बोल रहे हो एकदम करेक्ट बोल रहे हो कि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है हमारे पास जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे मान लो ये ए और ये बी है, इस ए और बी के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या है, इसका न्यूक्लियस भी पुल कर रहा है और इसका न्यूक्लियस भी पुल कर रहा है, ओके, तो इस टाइप से वो एक दूसरे से बंधे हुए, ठीक है। देखो तुमने जो किया ना उसको मैं एक तरह से और बता सकता हूँ, मतलब देखो क्या है, यस रितेश यू आर ऑल्सो करेक्ट कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन कैटायन एंड एनायन होता है इन आयनिक बॉन्ड। हाँ ना दक्ष, जो तुम बोल रहे थे उसको हम एक तरह से और बोल सकते हैं कि अपने पास देखो क्या है दक्ष, ये 2 मॉलिक्यूल आ रहे हैं एक दूसरे के पास, ठीक है, तो ये 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास में आ रहे हैं तो इनमें अट्रैक्शन हो रहा है, इसको मैं एनर्जी के हिसाब से देख लेता हूँ, तो जैसा पहले भी मैंने आई थिंक किसी ने पूछा था तो मैंने बताया भी था, तो ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, उसकी वजह से हमारे पास एनर्जी जो है, मतलब देखो इन्फिनिटी पे एनर्जी जो है वो क्या रहती है, 0 रहती है, इन्फिनिटी पे एनर्जी क्या होती है, 0, ठीक है, तो ये दोनों के बीच में जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, ये एनर्जी एंड डिस्टेंस का अगर हम ग्राफ बनाए तो इन्फिनिटी पे मतलब इन दोनों के बीच में जो काफी ज्यादा डिस्टेंस है तो एनर्जी 0 है, फिर जैसे जैसे पास में आएंगे तो अट्रैक्शन होगा एक दूसरे के बीच में, तो उस अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी जो है रिलीज होती जाए, और अट्रैक्शन क्या होगा, क्योंकि मैं बोलूंगा कि यार इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो मान लो इसके न्यूक्लियस से पुल हो रहे हैं, और सिमिलरली इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके न्यूक्लियस से पुल हो रहे हैं, ठीक है, तो इस टाइप से मतलब अट्रैक्शन हो रहा है इनमें, बट ऑब्वियसली साथ साथ रिपल्सन भी हो रहा है, साथ साथ क्या है कि आपस में जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल कर रहे हैं, और आपस में जो न्यूक्लियस है वो भी एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे पास आएंगे तो क्या अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, रिपल्सन ऐसे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ऐसा होता है कि अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाता है, पास में लाएंगे पर्सन डोमिनेट करने
ज्यादा डोमिनेट करेगा तो फिर एक्वायर्ड होगा, दैट्स व्हाई एनर्जी बढ़ती है, ग्राफ आ सकता है। नाउ जहां पर ये मिनिमम एनर्जी हुई वहीं पर बॉन्ड फॉर्म हो गया, उस डिस्टेंस पर क्या हो गया, बॉन्ड फॉर्म हो गया। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ना, इसको हम बोल सकते हैं बॉन्ड लेंथ है। ये वाला डिस्टेंस जो है ये क्या है, बॉन्ड लेंथ हो गया। ओके, और ये जो एनर्जी है ना, ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि ये बॉन्ड एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी। ओके, तो इसको तुम इस टाइप से देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास बैलेंस है। जो एकदम नीचे वाला जो पॉइंट है ना, नीचे वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स एंड अट्रैक्टिव फोर्स, दोनों फोर्स एक तरह से क्या है, बैलेंस हो गए। इससे पहले हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स जो है डोमिनेट करे थे, और इस डिस्टेंस के बाद में रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेंगे, बट यहाँ पर दोनों फोर्स बराबर हो गए, तो दैट इज मतलब यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया। वॉइस क्रैक हो रही है क्या? अभी भी क्रैक हो रही है? अभी क्लियर है? चलो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। तने अभी भी बोला सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। वसुकी यस सर, मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि नहीं अभी क्लियर है। ओके, अभी क्लियर है मेरे ख्याल से। तो देखो फिर से एक बार बता देता हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब हमारे पास ए और बी बॉन्ड बनाने वाले हैं, मान लो एक एटम ए है, एक एटम बी है, तो ये दोनों बॉन्ड बनाने वाले हैं। तो इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस है, या मैं बोल सकता हूँ इनफाइनाइट डिस्टेंस है। तो वहां पर अब जब इनफाइनाइट डिस्टेंस है तो कोई अट्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं है, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो उनकी एनर्जी जीरो मानी जाएगी। ठीक है, फिर जैसे जैसे पास में आएंगे, वॉइस फिर से क्रैक हो रहा है क्या? कुछ लोग बोल रहे हैं यस, कुछ लोग बोल रहे हैं नो। वॉइस इज क्लियर। काफी लोग, मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं नहीं, क्रैक नहीं हो रहा है। चलो तो फिर से बताते हैं। तो हमने क्या बोला कि दो एटम है ए और बी, जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो वहां पर एनर्जी उनकी जीरो है। फिर जैसे जैसे पास में आएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन क्यों होगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इसके इलेक्ट्रॉन जो है, इसके इलेक्ट्रॉन को बी का न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, और बी के इलेक्ट्रॉन को ए का न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। तो इस टाइप से अट्रैक्शन होता जाएगा, तो एनर्जी कम होती जाएगी। अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, मैं बोल सकता हूँ एनर्जी कम होती जाएगी। ऑब्वियसली रिपल्सन भी हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल कर रहे हैं और ये न्यूक्लियस आपस में रिपेल कर रहे हैं, बट अट्रैक्शन पहले डोमिनेट कर रहा है। तो एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम हो रही है, हो रही है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास अट्रैक्शन और रिपल्सन जो है बराबर हो जाएंगे। ठीक है, उस डिस्टेंस से और पास में अगर हम लेके आए तो फिर रिपल्सन डोमिनेट करेगा, एंड दैट्स व्हाई फिर एनर्जी जो है बढ़ जाएगी। रिपल्सन डोमिनेट करेगा तो और पास में लाने के लिए फिर एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जिस डिस्टेंस पर इसकी मिनिमम एनर्जी हुई है, उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ, हम बोलेंगे कि वहां पर बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये जो एनर्जी रिलीज हुई है यहां से यहां तक लाने में, ऑब्वियसली इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है? दस सभी क्लियर हुआ? तो कैसे कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, इस टाइप से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। नो, लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट वो मैंने एक अलग तरह से उसको समझा रहा था मैं, इसको लिखने की उतनी जरूरत है नहीं कुछ। ठीक है, नाउ चलो आगे चलते हैं। तो या तो इट वाज आयनिक बॉन्ड। ठीक है, लिख लिया सबने ये वाला पार्ट? अब यहाँ पर एक्चुअली क्या है,
क्या हो रहा है देखो, तो हमारे पास मान लो एक ए कोई मेटल है, वो ए मेटल जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ओके, तो वो दे रहा है ए पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। और कोई दूसरा मेटल बी है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और वो बना रहा है बी नेगेटिव। ठीक है, फिर ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव दोनों बन गए, तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा और उसकी वजह से बन जाएगा ए बी। ये इसको हम लिख सकते हैं ए बी सॉलिड। ठीक है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव में अट्रैक्शन है तो वो क्या बन गया, ए बी बन गया। तो एक्चुअली पता है ये जो स्टेप है, इस स्टेप में क्या हो रहा है, एनर्जी यस जी मीन्स गैसियस है। इस स्टेप में क्या हो रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड है। हमारे पास कोई एलिमेंट है, उससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो एनर्जी रिक्वायर्ड, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, इस एनर्जी को क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है। ऑब्वियसली ये रिक्वायर्ड है, यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी, तो दैट्स व्हाई हमने पॉजिटिव साइन लिया है। ओके, इसके बाद सेकंड वाले स्टेप में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है उसको वो कौन सी वाली एनर्जी हुई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये वाली क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ओके, एंड इधर क्या हुआ है, लास्ट वाले में क्या हुआ है, लास्ट वाले में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, ऑब्वियसली पॉजिटिव गैसेस एंड नेगेटिव गैसेस आयन मिलके ए बी सॉलिड बना दिए हैं। तो ये जो है, इस एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। अभी डेफिनेशन में लिखवा दूंगा। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी और दिस रिलीज एनर्जी इज लैटिस एनर्जी। ओके, तो व्हाट इज लैटिस एनर्जी, तो लैटिस एनर्जी जो है ये होता है एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल of ionic solid is formed from its constituent gaseous ion। ठीक है, तो जब 1 मोल आयनिक सॉलिड जो है उसके गैसियस आयन से बनता है, तो जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। ओके, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं और इसका उल्टा भी हो जाएगा। मतलब इस रिएक्शन को उल्टा करें, इसका मतलब क्या है कि 1 मोल आयनिक सॉलिड को उसके गैसियस आयन में अगर हम ब्रेक कर दें तो फिर क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तो उस रिक्वायर्ड एनर्जी को भी हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। तो इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं और एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ionic solid into its constituent, स्पेलिंग देख लेना कॉन्स्टिट्यूएंट का क्या है, टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन। ठीक है, तो इसका जो उल्टा रिएक्शन है वो भी क्या है, लैटिस एनर्जी। बट ऑब्वियसली रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। दक्ष सर बट व्हाई इज एनर्जी रिलीज। देखो दक्ष क्या है, हमारे पास एक कैटायन है और एक एनायन है कि नहीं, एक ए पॉजिटिव है एक बी नेगेटिव है। तो ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा।
एंड जब जब अट्रैक्शन होता है एनर्जी रिलीज होती है। जब जब अट्रैक्शन होता है एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। ओके, सो दैट्स वाई जब ए बी फॉर्म हो रहा है फ्रॉम ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव, तो वहां पर अट्रैक्शन होगा और उस अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होगी। तो इसके रिवर्स रिएक्शन में एनर्जी रिक्वायर्ड क्यों है यार? मतलब जब हम ए बी सॉलिड को ए पॉजिटिव गैस और बी नेगेटिव गैस में कन्वर्ट करेंगे तो फिर एनर्जी रिक्वायर्ड क्यों है? क्योंकि यार हमारे पास अट्रैक्शन हो रहा है ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में, बट उनको अलग अलग करना है। ओके, तो अट्रैक्शन के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। अट्रैक्शन के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। ओके, तो अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो मतलब ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव को सेपरेट करना पड़ेगा, तो अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई एनर्जी रिक्वायर्ड हो। बोलो। सर जो अब हम प्रीवियस क्लास में थे ना, सर ने बोला था कि जो अगर केमिस्ट्री में एटम्स को अपने आप टेंडेंसी होती है कुछ करने के लिए, लाइक एयर भी खुद अट्रैक्ट हो रहे हैं तो दे विल रिलीज एनर्जी, तो दैट कॉन्सेप्ट इज ओनली एप्लीकेबल हियर। मतलब दे हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट ना टुवर्ड्स ईच अदर। नहीं, तो वही तो मैंने ग्राफ में, लास्ट वाले ग्राफ में बताया ना कि पहले हमारे जब हमारे पास दो एटम उनको पास में लेके आ रहे हैं तो उनके बीच में क्या हो रहा था? अट्रैक्शन हो रहा था, दैट्स व्हाई एनर्जी रिलीज हो रही थी, दैट्स व्हाई ग्राफ नीचे आया था पहले। जैसे जैसे पास यस में लेके सर। आ रहे हैं डिस्टेंस था, और मतलब एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस था, वाई एक्सिस पर एनर्जी था। तो जैसे जैसे पास में ला रहे हैं मतलब डिस्टेंस कम कर रहे हैं, ठीक है, तो नीचे जा रही थी ना एनर्जी, तो एनर्जी रिलीज हो रही थी, दैट्स व्हाई एनर्जी नीचे जा रही थी, ये डिक्रीज हो रही थी। तो लेकिन दे हैव टेंड। यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर कैटायन एंड पॉजिटिव आयन है, हाँ वहां पर यस सर, न्यूट्रल तो मेथड की बात हो रही यही मैं बोल रहा हूँ, दे हैव कैटायन एंड anion, so they are coming together, getting attracted, so है। they have हाँ, बिल्कुल they बिल्कुल, have जब जब tendency अट्रैक्शन to होगा, form bond. नहीं, जब जब मतलब इसको ऐसे सोचो कि जब जब अट्रैक्शन होगा, चाहे इस फॉर एग्जांपल यू कैन टेक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आल्सो। जब Yes इलेक्ट्रॉन sir, एफिनिटी की yes. बात करते हैं तो उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, बट दैट इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस, सो उस अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होगी। Okay sir, okay. ओके, सो जब जब हमारे पास अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एंड अगर हम अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं तो फिर हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जैसे आयनेशन एनर्जी में हम अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। ओके, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है, बट वी आर रिमूविंग दैट इलेक्ट्रॉन, सो वी आर वर्किंग अगेंस्ट अट्रैक्शन। सिमिलरली इस वाले केस में क्या कर रहे हैं हम? इस वाले केस में हम इसका रिवर्स जब हम करेंगे, मतलब ए और बी एक दूसरे से आयनिक बॉन्ड के थ्रू अटैच है, ये उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, बट हम उसको सेपरेट कर रहे हैं, मतलब ए पॉजिटिव को अलग लेके जा रहे हैं और बी नेगेटिव को अलग लेके जा रहे हैं, तो वी आर बेसिकली सेपरेटिंग देयर। सो हम अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। ओके, सो ऑब्वियसली उस केस में एनर्जी हमें क्या है? देनी पड़ेगी, या एनर्जी वहां पर रिक्वायर्ड। ओके, सो दैट्स व्हाई मेनली एक्चुअली लैटिस एनर्जी का अगर कोई साइन बोलता है ना तो वी विल टेक पॉजिटिव। क्यों? बिकॉज हम लैटिस एनर्जी किसको लेते हैं? इसकी रिवर्स रिएक्शन को मेनली हम लैटिस एनर्जी लेते हैं, बट ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा, जस्ट साइन अलग अलग। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ इस रिएक्शन में 50 जूल रिलीज हो रहा है, तो इसकी रिवर्स रिएक्शन में 50 जूल रिक्वायर्ड हो। ओके, सो साइन विल बी डिफरेंट, वैल्यू विल बी सेम। दोनों को वैसे लैटिस एनर्जी बोलते हैं, बट मोर अप्रोप्रिएट लैटिस एनर्जी किसको बोला जाता है? ये सेकंड वाली जो हमने डेफिनेशन बताई है इसको, कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन, इसको मेन लैटिस एनर्जी बोलते हैं। यस सिद्धार्थ, जैसा मैंने बताया वो है। दिस इज प्रीवियस पेज। श्रीसा, दिस इज प्रीवियस पेज। नॉट विजिबल? वाई? बाकी को तो दिख रहा है। नहीं दिख रहा? यस, सो दिस इज प्रीवियस पेज।
ओके, सो तो हमने यहाँ पर मतलब बेसिकली देखो 3 टाइप की एनर्जी आई है। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पर कुछ कंडीशन ले सकते हैं एनर्जी के बेसिस पर बॉन्ड बनने की। ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनने की कुछ कंडीशन हम यहाँ पर ले सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड कब इजीली बन सकता है या कब बनेगा। तो नेसेसरी कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आयनिक बॉन्ड कैसे बन रहा है यार। हमारे पास आयनिक बॉन्ड बन रहा है यार कि एक पॉजिटिव आयन बन रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और फिर बाद में आपस में अट्रैक्शन हो रहा है और उसकी वजह से एनर्जी रिलीज। तो सबसे पहले ये देखो यार कि ये हमारे पास एनर्जी है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, बताओ। जब मेटल से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जनरली किससे रिमूव कर रहे हैं, मेटल। तो जब मेटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो रिमूव करने में ज्यादा एनर्जी लगना चाहिए, कम लगना चाहिए। ऑब्वियसली कैटायन इजीली बनना चाहिए ना यार। तो कैटायन इजीली कब बनेगा, जब कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ कैटायन जो है वो क्या होना चाहिए, इजी होना चाहिए। ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ कैटायन जो है वो इजी कब होगा, जब हमारे पास क्या होगी, आयनेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। ठीक है, सो फॉर्मेशन ऑफ कैटायन should be easy that is ionization energy of less electronegative element, या वन ऑफ द एलिमेंट लिख देते हैं, आयनेशन एनर्जी ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट शुड बी लो। ठीक है, नाउ सेकंड वाला, अब नेगेटिव मतलब पॉजिटिव आयन इजीली बनना चाहिए, ऐसे ही नेगेटिव आयन भी इजीली बनना चाहिए। तो नेगेटिव आयन जो है इजीली कब बनेगा, जब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा या कम एनर्जी रिलीज होगा। नेगेटिव आयन इजीली कब बनता है, जब हमारे पास अट्रैक्शन ज्यादा होता है ना, इलेक्ट्रॉन जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं वो इजीली ऐड कब होगा, जब ज्यादा अट्रैक्शन होगा। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है या जो इलेक्ट्रॉन ऐड होने वाला है न्यूट्रल एटम, वो इजीली कब कंबाइन होगा, जब ज्यादा अट्रैक्शन होगा। और ज्यादा अट्रैक्शन है तो ऑब्वियसली एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगी। कि हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ओके, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है दूसरे एलिमेंट का क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। सो फॉर्मेशन ऑफ anion should be easy, that is electron affinity of other element should be high। ठीक है, दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना। ठीक है, अब इसके बाद अब देखो पॉजिटिव आयन बन गया और नेगेटिव आयन बन गया। अब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बन गया तो आपस में जब एक कंबाइन होकर सॉलिड बना रहे हैं तो ये सॉलिड भी ऑब्वियसली क्या स्टेबल सॉलिड होना चाहिए। तो स्टेबल सॉलिड कब होगा, जब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ओके, तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज्यादा स्टेबल सॉलिड हो जाएगा। तो लेटिस एनर्जी की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज होना चाहिए फॉर्मेशन के टाइम। या फिर इसको उल्टा भी बोल सकते हो कि हमारे पास जो सॉलिड बना है वो इजीली ब्रेक नहीं होना चाहिए। ओके, तो सॉलिड जो बना है वो इजीली ब्रेक कब नहीं होगा,
जब ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी तभी इजीली ब्रेक नहीं होगा ना। ओके, तो जो लैटिस एनर्जी है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, मतलब जो सॉलिड बना है वो इजीली ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर लैटिस एनर्जी कम है तो ऑब्वियसली जो सॉलिड है वो वापस आयंस में इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो थर्ड वाला जो है वो क्या हो गया, लैटिस एनर्जी ऑफ आयोनिक सॉलिड शुड बी हाई। ओके, तो ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड के फॉर्म होने के कुछ कंडीशन हो गए। तो यहां से देखो देख सकते हैं, काफी लोग बोल रहे थे, मतलब काफी किसी ने तो पूछा था कि सर ऐसा हो सकता है कि हम पहले लिक्विफाई कर लें। किसने पूछा था, आई थिंक सिद्धार्थ ने पूछा था, पता नहीं किसने पूछा था कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि हम लिक्विफाई कर लें जो सॉलिड बना है उसको बिना आयन में किए हुए। तो यहाँ से देख सकते हो पॉइंट, मतलब डिपेंड करेगा कि उसकी मेल्टिंग के टाइम जो एनर्जी है वो ज्यादा है कि लैटिस एनर्जी ज्यादा है, कौन सी एनर्जी ज्यादा है आगे सॉलिड। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है मतलब पहले वो मेल्ट हो जाएगा, अगर लैटिस एनर्जी कम है तो पहले वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आया। तो लैटिस एनर्जी जो है वो क्या है, लैटिस एनर्जी है कि हमारे पास जब आयनिक सॉलिड बना है तो वन मोल ऑफ आयनिक सॉलिड बनने में, किससे बनने में, उसके कैटायन और एनायन से बनने में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको लैटिस एनर्जी बोलेंगे। या फिर इस वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को अगर हम उनके गैसियस आयन में ब्रेक कर देंगे तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको भी लैटिस एनर्जी बोलेंगे। तो ऑब्वियसली ये जो ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इजीली वापस ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। जो आयनिक सॉलिड बना ए बी वो वापस इजीली गैसियस आयन में ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर गैसियस आयन में ब्रेक हो गया तो वो स्टेबल नहीं है। ओके, तो ये आयनिक सॉलिड जो है इजीली गैसियस आयन में ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगना चाहिए, मतलब लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ओके, सो जनरली आयनिक सॉलिड का लैटिस एनर्जी ज्यादा रहता है। प्रैक्टिस वही तो मैंने बताया ना भाई कि ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगना चाहिए, वापस आयनिक सॉलिड को उसके गैसियस आयन में ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगना चाहिए, मतलब लैटिस एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। ओके, तो जनरली आयनिक सॉलिड का लैटिस एनर्जी ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई वो आयंस में कन्वर्ट नहीं होते हैं। उनको अगर हम हीट देते हैं तो जनरली वो क्या है, मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो किसी ने पूछा था कि सर वो मेल्ट हो जाएगा क्या, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा क्या, तो जनरली वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, आयन में कन्वर्ट नहीं होगा। हो गया सबका। तो ये हमारे पास था आयनिक बॉन्ड एंड देन उसका कुछ कंडीशन हमने देखा। नाउ लिखो अर्नव, जल्दी लिखो।
Siddharth, sir, so we require more lattice energy for breaking into ion, and if lattice energy more, then compound more stable. Yes, Siddharth. जो हमारे पास आयनिक सॉलिड बना है उसको ब्रेक करने के लिए, आयंस में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो लैटिस एनर्जी है, एंड लैटिस एनर्जी अगर ज्यादा है देन ऑब्वियसली जो कंपाउंड बना है वो ज्यादा स्टेबल है। हो गया सभी का? लिखो, जल्दी लिखो अर्णव। ओके चलो, तो अभी आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास था आयनिक बॉन्ड। नाउ नेक्स्ट हम लेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ऑब्वियसली कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन शेयर होने की वजह से। तो इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन between highly electronegative एलिमेंट्स। ठीक है, सो ज्यादातर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है उनके बीच में, मतलब नॉन मेटल्स के बीच में हमारे पास जो है वो क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, तो अब इसके टाइप हो सकते हैं कुछ, जैसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है इसको हम, अब इसे सिंगल बॉन्ड को सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो ये कब बनता है? जब दोनों एलिमेंट जो हैं या दोनों एटम जो हैं एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है, तो इट इज फॉर्म व्हेन both atoms share one electron each। ठीक है, जैसे H2, तो H2 में दोनों हाइड्रोजन एटम ने एक एक किया। सिमिलरली Cl2, तो Cl2 में भी दोनों क्लोरीन एटम ने एक एक किया। सिमिलरली HCl में भी दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ठीक है, तो जब दोनों एटम जो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो जो बॉन्ड बनता है वो कैसा होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। दैट्स क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन शेयर करने का जनरली टेंडेंसी होता है। मतलब मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन शेयर करने का टेंडेंसी नहीं होकर इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी होता है। ठीक है, सो मेटल्स जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी रखते हैं। दैट्स व्हाई वहां पर क्या होता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। ओके, यस प्रैक्टिस, HCl इज कोवेलेंट बॉन्ड बट एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल।
हो गया सभी का? तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में ऑब्वियसली दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। नाउ सिमिलरली डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो इट इज फॉर्म when two electrons shared by both atoms। ठीक है, जब दोनों एटम्स जो हैं वो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ओके, जैसे O2, O2 में O डबल बॉन्ड O है, ठीक है। सिमिलरली CO2 में भी हमारे पास देखेंगे तो C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो यहां पर क्या हो रहा है, दोनों जो है दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। जल्दी देखो रितेश, जल्दी देखो। हो गया रितेश? ओके, सो डबल कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। नाउ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में ऑब्वियसली तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो ये कब बनेगा, तो इट इज फॉर्म व्हेन थ्री इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय बोथ एटम्स। ठीक है, जब दोनों एटम्स थ्री थ्री इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो ये वाला बनेगा। ओके, तो व्हेन थ्री इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय बोथ एटम्स, जैसे N2, N2 में देखो N ट्रिपल बॉन्ड N, तो दोनों नाइट्रोजन जो है तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। हो गया सबका? अक्षत, जनरली लाइक नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, बाकी CN नेगेटिव में भी ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। ठीक है, CN नेगेटिव जो है वो भी मतलब ऐसा ही है, उसमें भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। मतलब अगर तुम्हें ज्यादा वो देखना है तो ये देखो HCN का ले लेते हैं। चलो HCN का अगर हम एग्जांपल लेंगे तो H और C के बीच में सिंगल बॉन्ड है,
और फिर C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ओके, हो गया सबका? नाउ किसी ने बोला था सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक होता है, तो एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा मैंने पहले भी बताया ये कोवलेंट बॉन्ड का ही टाइप है। ओके, तो नेक्स्ट वही हम लेंगे। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो यहां पर देखो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है दो एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है इनको एक ही एलिमेंट जो है शेयर करेगा। दूसरा एलिमेंट जस्ट मतलब दूसरा एटम जो उनको जस्ट क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ओके, उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन जो हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही एटम शेयर करेगा, दूसरा जस्ट क्या कर रहा होगा, एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो ये क्या है, इट इज स्पेशल केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड where both electrons of coordinate bond are shared by one atom only, the other while the other atom accepts them। ठीक है, दूसरा एटम उनको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। याद रखना यहाँ पर डोनेट नहीं किया है। ठीक है, डोनेट एंड एक्सेप्ट करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। डोनेट एंड एक्सेप्ट करने का कॉन्सेप्ट आता तो वो आयनिक बॉन्ड हो जाता। ओके, यहाँ पर शेयर एंड एक्सेप्ट करने का कॉन्सेप्ट है। एक ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया। चलो इसको हम ऐसे सोचते हैं, देखो एक एग्जांपल लेता हूं इसके लिए मैं। दो फ्रेंड है, मान लो एक सिद्धार्थ है और एक दक्ष है। ठीक है, सिद्धार्थ और दक्ष का एग्जांपल ले लेते हैं। तो सिद्धार्थ और दक्ष जो है वो एक दुकान पे गए, मतलब पिज्जा वाली, उनको पिज्जा खाने का मूड हुआ एंड पिज्जा खाने का मूड हुआ तो पिज्जा मान लो 400 रुपीज का पिज्जा है। नाउ अलग अलग वो पिज्जा खा नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, दोनों 200 का कॉन्ट्री कर लेते हैं। दोनों के पास 200 रुपये हैं, तो वो क्या करते हैं, 200 रुपये का कॉन्ट्री कर लेते हैं, तो उनके पास 400 रुपीज हो जाएंगे। तो 400 रुपीज हो गए तो ऑब्वियसली वो पिज्जा खा लेंगे अभी। तो ये केस हो गया हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड का। समझाया कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट? यार दोनों के पास 200 रुपये थे, दोनों ने कॉन्ट्री किया, 400 रुपये का पिज्जा था, 400 रुपये का पिज्जा लिया और दोनों ने पिज्जा खाया मिलकर। दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा केस क्या है कि यार दक्ष जो है, एक दिन ऐसा हुआ कि दक्ष 400 रुपये लेके आया, लेकिन सिद्धार्थ जो है कोई पैसे लेके नहीं आया। उस दिन गलती से अपना वॉलेट घर पे छोड़ के आ गया। तो उस दिन भी दोनों का पिज्जा खाने का मूड हुआ। तो दक्ष जो है वो मतलब अच्छा फ्रेंड है ऐसे सिद्धार्थ का,
तो दोनों अच्छे फ्रेंड है। तो दक्ष के पास 400 रुपये थे, लेकिन सिद्धार्थ के पास उस दिन कोई पैसा नहीं था। तो दोनों का पिज्जा खाने का मूड हुआ, तो क्या किया सिद्धार्थ ने, सॉरी दक्ष ने क्या किया, उसने बोला सिद्धार्थ को कि चलो मैं तुझे पिज्जा खिलाता हूँ। तो उस दिन 400 रुपये जो है वो दक्ष ने ही दिए, लेकिन पिज्जा दोनों ने खाया। ओके, तो मतलब ऐसा है कि 400 रुपये एक तरह से दक्ष के पास भी है अभी और सिद्धार्थ के पास भी है, बट वो 400 रुपये थे किसके, वो 400 रुपये थे दक्ष के, ना कि सिद्धार्थ के। समझ आए कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो यहां पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन मतलब किसके हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर एक ही एटम के होंगे, दूसरे एटम के नहीं होंगे। दूसरा एटम जस्ट उनको क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, तो अभी देखो हम इसका एग्जांपल बताते हैं तुम्हें। तो जैसे सीओ की मान लो हम बात करें, सीओ जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड, उसमें यही वाला बॉन्ड बनता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में यही बॉन्ड कैसे बनता है देखो, तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है यार, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अभी ऑक्सीजन अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे और रिटर्न में कार्बन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे, तो देखो कितने कितने इलेक्ट्रॉन हुए, कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्सीजन के तो हो गए सारे, ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ऑक्सीजन के 8 हो गए, लेकिन कार्बन के देखो 6 ही हो पाए। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हो पाए, 6 इलेक्ट्रॉन हो पाए। तो अभी क्या है, अभी ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन और शेयर करेगा, और वो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब डोनेट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, शेयर करेगा। मतलब वो ऑक्सीजन के पास भी रहेंगे और कार्बन के पास भी होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सीओ में कैसा आ गया, सी डबल बॉन्ड ओ आया। ये तो कोवलेंट बॉन्ड हो गए दोनों, जब दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। और फिर देखो ये क्या आ गया, तीसरा बॉन्ड आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो। ठीक है, तो ये सीओ का स्ट्रक्चर हो गया। ओके, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, 2 कोवलेंट बॉन्ड है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। वो ऑब्वियसली वो भी कोवलेंट बॉन्ड का ही टाइप है, बट वो कोऑर्डिनेट वाला है। ऑब्वियसली दैट वो चीज तो होगी ना, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड पुल करेगा, वो तो रहेगा ही हमेशा। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट तो रहेगा ही। प्रियस सर, कैन इट हैपन दैट देयर बी ए बॉन्ड ओनली विद कोऑर्डिनेट? यस प्रियस, ऑब्वियसली ये हो सकता है, हम उसके भी एग्जांपल लेंगे। 2 आइटम के बीच में जस्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही हो सकता है, कोवलेंट नहीं हो, ऐसा भी एग्जांपल हम ले लेंगे। सर दिस इज ट्रिपल बॉन्ड, ऑब्वियसली 3 बॉन्ड है दोनों के बीच में, बिकॉज कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी क्या कोवलेंट बॉन्ड का ही टाइप है। दोनों एटम के बीच में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन मीन 3 बॉन्ड है। तो लिखो, फिर आगे चलते हैं।
हो गया? हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में हमने बताया था ना एक्सेप्शन होता है, तो वहां पर ये चीज फॉलो ही नहीं होगी। लिखिए सबने, आगे चले क्या? और एग्जांपल लें। ठीक है, नाउ देखो ओजोन की बात करें अगर, ओजोन O3, तो O3 में देखो क्या होता है, अपने पास ये ऑक्सीजन एटम, अभी हम इसको सिंपल वैसे ही बनाते हैं। तो ये हमारे पास देखो ये एक ऑक्सीजन एटम हो गया, इसी टाइप से दूसरा ऑक्सीजन एटम हो गया। तो ये दोनों ऑक्सीजन एटम ने क्या किया, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ठीक है, तो क्या आ गया, ये दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी एक और ऑक्सीजन एटम है हमारे पास, तो यार इन दोनों के तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, राइट साइड वाले का तो यार कुछ है ही नहीं। तो क्या होगा अभी, तो ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है इसके साथ। ओके, हम इसको बोल सकते हैं ऐसा कि ऐसा कुछ आ गया। तो रिटर्न में मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन जो है, राइट वाले ऑक्सीजन अपने रिटर्न में इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किए। ठीक है, राइट वाले ने रिटर्न में अपने इलेक्ट्रॉन क्या शेयर नहीं किए। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये मिडल वाले ऑक्सीजन के पास भी है और राइट वाले ऑक्सीजन के पास भी। ओके, तो यहां पर क्या आया, O डबल बॉन्ड O एंड देन ये। ठीक है, तो कोई किसी ने बोला था कि सर दो एटम के बीच में जस्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है क्या? बिल्कुल जस्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है। तो ये वही वाला एग्जांपल है, यहाँ पर जस्ट क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। लास्ट वाले में कार्बन और ऑक्सीजन का जो एग्जांपल था उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी था और कोवेलेंट भी था, दोनों टाइप के। बट यहाँ पर जस्ट क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ओके, इसी टाइप से NH4 पॉजिटिव जो है ना, उसमें भी एक्चुअली ऐसा ही होता है। NH4 पॉजिटिव में जो है क्या है, तो नाइट्रोजन जो है उसने जब NH3 बनाया था, तो 5 बॉन्ड थे ना, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन थे नाइट्रोजन के, तो वो 3 बॉन्ड इस टाइप से बना दिया है। इसके अलावा इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी हैं जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया है, और H पॉजिटिव जो है उसके पास कुछ है ही नहीं। डायरेक्शन ऑफ एरो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और जो एक्सेप्ट कर रहा है उस हिसाब से ना, जो एक्सेप्ट कर रहा है उसके साइड डायरेक्शन होगा ना। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किधर साइड जा रहा है, मतलब एक तरह से ये जो एक्सेप्ट कर रहा है इसकी साइड ना, तो इसकी साइड होगा डायरेक्शन। हाँ, ना यहाँ पर देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये नाइट्रोजन के पास हैं, बट H पॉजिटिव के पास देखो कुछ है ही नहीं। H पॉजिटिव मतलब जस्ट प्रोटॉन हुआ ना, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, बट H पॉजिटिव की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी चला गया। तो यहाँ पर एक तरह से क्या है, ये इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर NH4 पॉजिटिव में क्या होता है, इस टाइप से 3 कोवेलेंट बॉन्ड है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो NH3 में ऑलरेडी क्या था, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया था, बट फिर भी उसके पास क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन थे जो बचे हुए थे, उन्होंने कोई बॉन्ड नहीं बनाया था। 5 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो 5 में से 3 ने बॉन्ड बना लिया, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वैसे ही बचे हुए हैं, तो अभी वो बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेट। क्यों? क्योंकि अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे नाइट्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन,
तो फिर तो यार नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा ना, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। ओके, तो इसलिए यहां पर पहले नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। सर, इफ O gives another O to atom electron, then octet of first O won't change. दैट मैं समझा नहीं। इफ O gives another O to electrons, हाँ तो नहीं होगा ना, क्योंकि डोनेट नहीं कर रहा है दक्ष। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट थोड़ी कर रहा है, इट इज जस्ट शेयरिंग। मिडिल वाला जो ऑक्सीजन है अपने इलेक्ट्रॉन जस्ट शेयर कर रहा है, वो डोनेट नहीं कर रहा है। अगर डोनेट करेगा तो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। वही तो मैं नाइट्रोजन के केस में भी बता रहा हूँ कि नाइट्रोजन के केस में भी वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा, H+ को, तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन 6 ही हो जाएंगे। ओके, बट वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा, वो शेयर कर रहा है, मतलब उसके खुद के पास भी रहेंगे। जनरली सिद्धार्थ, यस दैट, वही तो मैंने बोला ना, मैंने तेरा और जो सिद्धार्थ का एग्जांपल है, वही तो मैंने बताया। तेरे पास 400 रुपए थे, तो तूने अपने 400 रुपए वो सिद्धार्थ को थोड़ी दिए थे, वो 400 रुपए तेरे पास भी रहे ना। मतलब यार मैं ऐसे बोल सकता हूँ, तूने जो पिज्जा खरीदा, वो पिज्जा सिद्धार्थ को ही थोड़ी दे दिए खाने के लिए, तूने भी मिलके वो पिज्जा खाया ना। ओके, तो वहां पर ऐसा है कि जस्ट इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, वो डोनेट नहीं कर रहा है। हो गया सबका? सिमिलरली H3O पॉजिटिव, तो H3O पॉजिटिव में भी ऐसा ही है। हमारे पास H2O जब बना, तो ये देखो ऑक्सीजन का ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाता है। जब यहाँ पर H2O बनता है तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी भी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाए, तो H+ ऐसा ही है। तो ये जो H+ है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या होगा भाई, इन में से एक अपने पास ऐसे शेयर हो जाएगा H+ के साथ। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, H3O पॉजिटिव जो है वो कैसा होगा, OH H, एंड देन इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा H+ के साथ। ओके, नाउ सिमिलरली NH3 और BF3 के बीच में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो NH3 और BF3 के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों है यार, क्योंकि नाइट्रोजन जो है उसने इस टाइप से, हमारे पास क्या है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और उसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा BF3 जो है, याद है BF3 में हमने एक्सेप्शन लिखवाया था, बोरोन के जो कंपाउंड में एक्सेप्शन होता है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो क्या हो सकता है भाई, ये नाइट्रोजन जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, जिससे कि बोरोन का ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ओके, तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, तो यहाँ पर NH3 और BF3 के बीच में क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। ओके, NH3 और BF3 के बीच में क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ओके, ये NH3 BF3 को एडक्ट भी बोलते हैं, एडक्ट, ADDUCT। NH3 और BF3 के बीच का ये जो बना है, इसको एडक्ट बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट था, बट उसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया है, तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन वो क्या कर सकता है, बोरोन के साथ शेयर कर सकता है। ओके, ये NH3 में नाइट्रोजन ने 3 बना लिए थे,
बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन अभी ऐसे ही कोऑर्डिनेट बना लेंगे, क्योंकि बोरॉन का ऑक्टेट तो वो ऑब्वियसली करेगा, तो यहाँ पर बोरॉन का ऑक्टेट हो गया। ओके, सो NH3 और BF3 के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो ये जो प्रोडक्ट आया ना BF3 और NH3 का ये जो प्रोडक्ट है, इसको एडक्ट भी बोलते हैं। तो लिखो, फिर आगे चलते हैं। आवाज आ रही है? NH3 और BF3 के बीच में जो बना है ना प्रोडक्ट, इसको एडक्ट बोलते हैं। एन के पास क्या था, इस टाइप से अपने पास था, और बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। ठीक है, तो इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन क्या किए, बोरॉन के साथ शेयर किए। तो ये जो बना ना NH3 और BF3 का जो प्रोडक्ट बना, इसी को एडक्ट बोलते हैं। NH3 BF3 जो बन रहा है, इसको एडक्ट बोलते हैं। इसका नाम क्या है? एडक्ट। O पॉजिटिव कहाँ है यार? H3O पॉजिटिव में O पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। हाँ, H3O पॉजिटिव में पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन के ऊपर है। ओके, तो ऐसा है। हो गया सबका? तो देखो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसके लिए कंडीशन क्या है? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है, इसके लिए क्या है कि एक के पास, एक जो हमारे पास एटम है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया है, या जो बॉन्ड बनाए बगैर रह गए हैं। ओके, उनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, या फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर भी बोल सकते हैं। तो एक के पास वो होने चाहिए, और दूसरे के पास दूसरे के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, one of the atom should have free electron pair। फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया है, इसे हम लोन पेयर भी बोल देते हैं। while other atom should have vacant orbital।
ओके, तो अपने पास एक के पास क्या होना चाहिए, एक के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, और दूसरे के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तब जाके हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। हो गया सबका? वेकेंट ऑर्बिटल मतलब खाली ऑर्बिटल, विवेक, वेकेंट ऑर्बिटल मतलब खाली ऑर्बिटल। या इसको ऐसे सोच सकते हो कि या तो हाइड्रोजन होना चाहिए जिसके पास या तो मतलब H पॉजिटिव हो, H पॉजिटिव क्या खाली रहता है, या ऐसा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा हो, वो भी सोच सकते हो। वेकेंट ऑर्बिटल किस में रहेगा, H पॉजिटिव में वेकेंट है, क्योंकि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना, उसमें 1s खाली पड़ा हुआ है। ऐसे ही अगर तुम यहाँ पर और कोई एग्जांपल लोगे, तो जहां पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है वहां पर भी क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है। जैसे यहाँ पर बोरॉन में क्या है, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर भी वेकेंट ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, खाली ऑर्बिटल। क्योंकि जैसे हम ऐसा सोच सकते हैं ना कि यार बोरॉन है तो बोरॉन में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 4 ऑर्बिटल होते हैं ना, तो बोरॉन में 4 ऑर्बिटल है लेकिन इलेक्ट्रॉन 6 ही आए हैं, ठीक है, लेकिन 4 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन आए, इसका मतलब क्या, 3 ही ऑर्बिटल फील्ड है, एक ऑर्बिटल खाली पड़ा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आ जाएंगे, नाइट्रोजन से आ जाएंगे। समझ आया नहीं आया? ओके, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये बोरॉन का जो खाली ऑर्बिटल पड़ा हुआ उसमें आ जाएंगे। चले आगे। नाउ तो क्वेश्चन लिखो अभी, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स उनका स्ट्रक्चर तुम्हें बनाना है, तो ऑब्वियसली जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है वहां पर कंप्लीट करो, जहां पर ऑक्टेट एक्सपेंड हो सकता है वहां पर एक्सपेंड भी कर सकते हो, और हाइड्रोजन के लिए डुप्लेट कंप्लीट करोगे।
तो ये कुछ मॉलिक्यूल है, इनका स्ट्रक्चर बनाओ। दैट्स, देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब होगा, जब हमारे पास कोई अपना ऑक्टेट, जैसे नाइट्रोजन था, तो नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा था और उसका क्या है, ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया था, तो फिर वो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाएगा अगर किसी को इलेक्ट्रॉन देने हैं तो। ओके, तो जहां पर अगर ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं हो पाएगा वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं हो पाएगा और किसी का ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो वहां पर क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, 2-3 पॉइंट है जो तुम्हें यहाँ पर याद रखने हैं। जो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका सेंट्रल एटम लेना। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ, पहले लिख देते हैं कि किस किस का बनाना है। ठीक है, तो ये कंपाउंड है, इनका स्ट्रक्चर तुम्हें बनाना है। ओके, नाउ स्ट्रक्चर बनाते टाइम जो पॉइंट तुम्हें कुछ याद रखने हैं वो ये है कि लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या लोगे, सेंट्रल एटम लोगे। ठीक है, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज सेंट्रल एटम। ओके, जाते हैं वापस जाते हैं, पहले लिख लो, ये कुछ पॉइंट है जो स्ट्रक्चर के टाइम तुम्हें देखना है। तो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा सेंट्रल एटम लिया जाएगा। इसके अलावा हाइड्रोजन जो है कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा, हाइड्रोजन हमेशा साइड में रहेगा। लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा सेंट्रल एटम होगा। इसके अलावा हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा, बिकॉज हाइड्रोजन मैक्सिमम एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो हाइड्रोजन कैन फॉर्म मैक्सिमम वन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन मैक्सिमम एक ही बॉन्ड बना सकता है। इसके अलावा थर्ड पीरियड ऑनवर्ड हमारे पास एलिमेंट जो है वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं। तो थर्ड पीरियड ऑनवर्ड एलिमेंट कैन एक्सपेंड देयर ऑक्टेट। ठीक है, तो जितने भी उनके इलेक्ट्रॉन है सारे वो शेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जो तुम्हें याद रखने हैं स्ट्रक्चर बनाते टाइम।
यस दक्ष। लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सेंट्रल एटम के होता है क्योंकि वो मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है। वो बाद में तुम्हें समझ आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह का कॉन्सेप्ट हम बताएंगे दक्ष, वहां पर वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि वो मैक्सिमम बॉन्ड क्यों बनाता है। ठीक है, सो सेंट्रल एटम को क्या रखोगे, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रखोगे। नो जी, अगर इलेक्ट्रॉन, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो है, दो इलेक्ट्रॉन जो तुम बोल रहे हो, वो या तो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे होंगे। अगर इनका एक जगह पर पार्टिसिपेशन हो गया है तो दूसरी जगह पर कैसे होगा? ओके, तो या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे।
क्यों वेदांत, क्या प्रॉब्लम है उसमें? ब्रोमीन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है ना, इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन, so it can share its all 7 electron. नो जीत, एक पर्टिकुलर एटम जो है वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता, वो मैक्सिमम एक ही बनाता है। हो गया क्या सबका कंप्लीट? मृदुल हो गया तुम्हारे सारे कंप्लीट हो गए स्ट्रक्चर? मम्मी, दादा, दादी, बुआ, दादा। कंप्लीट करना है मृदुल, कंप्लीट करना, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे।
कितने हो गए? यस राहुल। तो चलो फिर ऐसा करते हैं, इनको होमवर्क में डाल देते हैं, मेरे ख्याल से काफी टाइम लग जाएगा और फिर एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे। तो ये होमवर्क में रहेंगे सारे क्वेश्चन, उनको नेक्स्ट टाइम हम एक्सप्लेन करेंगे। कंप्लीट करो। इसके अलावा दो तीन चीजें और बता देता हूँ। देखो मैं मैक्सिमम एंड मिनिमम बॉन्ड हमारे पास कौन कितने बना सकता है? हाइड्रोजन का तो मैंने बताया। इसके अलावा मैक्सिमम बॉन्ड, मैक्सिमम एंड मिनिमम देखो, हमारे पास ऑक्सीजन के होंगे 2, फ्लोरीन के होंगे 1, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजन के होंगे 3, कार्बन के होंगे 4, ठीक है। ये मैक्सिमम और मिनिमम इतने ही बॉन्ड बना सकते हैं। इसके अलावा बाकी की अगर हम बात करेंगे तो मैक्सिमम एंड मिनिमम बाकी के लिए कितने हो जाएंगे? तो जैसा मैंने बताया, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जो ग्रुप 15 वाले हैं, ग्रुप 15 वाले मतलब नाइट्रोजन वाले ग्रुप के, ऑब्वियसली नाइट्रोजन तो 3 ही बनाएगा, बट नाइट्रोजन के अलावा बाकी नीचे वाले जो हैं अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम बॉन्ड कितने आ सकते हैं? देखो, तो ग्रुप 15 वाले के मिनिमम आएंगे 3 और मैक्सिमम आ सकते हैं 5। मिनिमम मिनिमम 3 क्यों आएंगे? बिकॉज वो उसके 5 इलेक्ट्रॉन है, उसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए जिससे कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो मिनिमम उसके आएंगे 3 और मैक्सिमम आएंगे 5। इसी टाइप से ग्रुप 16 मतलब ऑक्सीजन वाला, तो इसको मैक्सिमम 6 बॉन्ड बन सकते हैं क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये सारे इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। डक्ट मैक्सिमम 5 इसलिए क्योंकि जैसे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है ना। तो पांचों की पांचों अगर ये शेयर कर देगा तो 5 बॉन्ड बना लेगा। ओके, ऐसे ही ग्रुप 16 मतलब सल्फर वाला, तो वहां पर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 बॉन्ड बन सकते हैं क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है। और मिनिमम वो 2 बनाएगा सल्फर। क्यों मिनिमम 2 क्यों बनाता है? क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, एटलीस्ट उसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो एटलीस्ट वो 2 बॉन्ड तो बनाता ही है। ऐसे ही ग्रुप 17 जो है हेलोजन वाला, उसमें वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो मैक्सिमम बॉन्ड वो जो है, सॉरी, वैलेंस शेल में, यस, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो मैक्सिमम जो बॉन्ड बनाएगा वो 7 बनाएगा और मिनिमम जो बनाएगा वो 1 बनाएगा क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये भी पॉइंट याद रख लो, इससे और अच्छे से स्ट्रक्चर तुम बना सकते हो और जल्दी से स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम बॉन्ड हमारे पास ये आएंगे। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड कार्बन को तो इतने बनेंगे, इतने ही, मतलब मिनिमम भी इतने और मैक्सिमम भी इतने, क्योंकि ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते। लेकिन थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स हमारे पास क्या ऑक्टेट एक्सपेंड हो सकता है। दैट्स व्हाई मैक्सिमम बॉन्ड हमारे पास ये आ सकते हैं, इतने बॉन्ड मैक्सिमम बन सकते हैं। इससे ऑब्वियसली तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है इनके बीच में रहेंगे, ठीक है। तो ये भी याद रख लो। एंड देन फिर से अगर किसी ने स्ट्रक्चर रॉन्ग बनाया है तो ये चेक करके फिर से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बनवाएंगे। तो जो हमने स्ट्रक्चर दिया बनवाने को वो होमवर्क है। ओके, तो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर बना के आओ।